बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल दिल दिया दहलीज, जिसकी राइटर है रिफत सिराज, उसकी ये 7वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। खाना तो खैर मैं खाऊंगी, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मगर ये बताओ अगर वो मुझे अंगूठी पहना गए तो फिर? वो चिढ़ गई। तो क्या हुआ, पहन लीजिएगा, अंगूठी का वज़न तो ज़्यादा नहीं होता। वो अनूज हंस रहा था। डिड यू चीट मी? तुमने मुझे धोखा दिया? वो हत्थे से उखड़ने लगी। ईजी रोशी बीबी, ईजी प्लीज़। यावर चाचा की गैर मौजूदगी में किसी किस्म का फाइनल नहीं हो सकता। ये बातें कोई खेल नहीं। मैं क्यों आपको चीट करूँगा? मुझे नहीं मालूम कि आप कितनी इंतहा पसंद हैं और कुछ भी कर सकती हैं। आप इत्मीनान रखिए, कुछ नहीं होगा। वो बहुत सुकून से कह रहा था। मगर ये सब लड़कियां तो इस तरह तैयारियां कर रही हैं जैसे मंगनी हो रही है। वो बसूरी, आदत से मजबूर है, डोंट वरी। ये तो अगर ख्वाब में भी देखे कि कोई नया कपड़ा पहने हुए हैं तो उठते ही शुरू कर देंगी कि बशारत हुई है। वो कदरे झलाया। रोशी की वाकई हंसी छूट गई। भाई बड़ी रिसर्च है तुम्हारी। रिसर्च की कोई बात नहीं। खाते पीते घरानों की लड़कियों को उसके अलावा कोई ख़ास काम नहीं होता। आप अपनी तरफ ही देखिए, बिला वजह तैयार हुई फिरती हैं। मामा बिल्ली की नवासी को आपने अपने 11 सूट अनायत किए। जाहिर है उनकी जगह पर आपने 22 तो बनाए होंगे। और वो उसकी बाखबरी पर हैरान हो गई। अब तो मेरा कपड़े बदलने को भी जी नहीं चाहता। तैयार होना तो दूर की बात, बालों का हशर हो रहा है, मगर सेट करवाने का मूड नहीं बन रहा। वो आज़र्दगी से कह रही थी। ये एशियन मेम बनना ज़रूरी है? किसी हर्बल टॉनिक से रोज़ाना रात को मालिश शुरू कर दे। लंबे बाल तो औरत को मुकम्मल करते हैं। आपकी अम्मी के कितने लंबे बाल थे, अभी तो हवेली में चर्चे हैं। वो कह रहा था। हाँ मुझे पता है तुम्हें लंबे बाल पसंद है, जब भी तो वो चुड़ैले तुम्हें फांस चुकी है। उसके दिल में कोई धक्कड़ पकड़ सी होने लगी। मैं अपनी पसंद की वजह से नहीं कह रहा। आपको अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक है। मैं तो हर औरत के ज़मन पे बात कर रहा था। दिल तोड़ना तो कोई तुमसे सीखे। उसने बिना कुछ कहे रिसीवर रख दिया। बड़े अब्बा आ चुके थे और वो बेनियाजी से डील करेंगी की कामयाबी के असूल नहायत आलिम इस्तगराक से पढ़ रही थी। बड़े अब्बा के आमद की इतला उसे फातिमा के ज़रिए मिली थी। रद्द अमल के तौर पर उसने करवट बदलकर शुमाल की जानिब से मुंह फेर कर जुनूब की तरफ कर लिया था। खाना लग जाए तो बता देना। उसने किताब पर से नज़रें उठाए बगैर ताकीद की। फातिमा सर हिलाती निकल गई। अंदाज में खासा ताज्जुब था। नीचे तो लड़कियों ने एक हंगामा मचाया हुआ था और इस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं था। किताब पढ़ते पढ़ते उसे ऊँघ आ गई थी। गुल्लो ने झंझोड़ा तो बड़बड़ाकर जागी थी। ये क्या बदतमीज़ी है? मेहमान ख़वातीन कब से इंतज़ार कर रही और मैं समझ रही थी कि तुम तैयार हो रही हो। गुल्लो का मूड खासा ऑफ था। तैयार तो हूँ, बताया तो था कि सुबह ही तब्दील किए हैं कपड़े, और मुझे कोई शौक़ नहीं फैंसी ड्रेस शो के मुकाबले में हिस्सा लेने का। उसने भी जवाबन ख़राब मूड का मुजाहरा किया। बालों में ब्रश तो कर लो, 2-4 छपक्के पानी के डाल लो मुँह पर। नाराज़गी से कहते हुए बाहर निकल गई। वो बेदिली से स्लीपर घसीटती बाथरूम में घुस गई। किसी दिन बारी तुमने मेरा इस तरह इंतज़ार किया ना, तो देखना सर से पाँव तक फूल पहनूंगी। बालों को सरसरी ब्रश किया। कानों में छोटी छोटी झुमकियाँ पहनी हुई थी, उतार कर दराज में डाल दी और चेहरे पर चटती सी नज़र डालकर दुपट्टा ठीक करती नीचे आ गई। कहाँ हैं सब लोग? उसने सामने से आती फातिमा से पूछा। डाइनिंग रूम में, आप ही को लेने जा रही थी बीबी। एक इजराइल ही नहीं आता मेरी जान लेने, बाकी सब आते रहते हैं। वो झलाती हुई डाइनिंग रूम की तरफ तवीलो और रिज पर पुरशिकवा डाइनिंग टेबल यहाँ से वहाँ तक फिल हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने जायज़ा लिए बगैर मुख्तसर सलाम किया। रोशी इधर आओ बेटा। बड़े अब्बा बाबा साहब के नज़दीक बैठे थे। अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो बाबा साहब की तरफ कदरे खफकी भरे अंदाज में देखते हुए बैठ गई। बेटी अभी पढ़ रही है। बराबर ही बैठी अजनबी खातून ने बड़े दलार से उसके सर पर हाथ फेरा। जी, उसने बेजारकुन अंदाज में जवाब देकर अपने सवारे बाल गोया जताने की कोशिश की कि उन्होंने ख़राब कर दिए थे। कौन सी जमात पढ़ी है खैरनाल? वही मोहतरमा। फिर गोया हुई। वो चुप रही और सामने रखी किस्म किस्म की डिशेस का जायज़ा लेती रही। बाबा साहब ने बड़े पुरजलाल अंदाज में उसकी सिम देखा, फिर अपने बेटे बड़े अब्बा की तरफ। उनके साथ में ही अलीमुद्दीन बैठे हुए थे। 4th ईयर में। बड़े अब्बा ने अलीमुद्दीन की तरफ देखते हुए उसके हिस्से का जवाब दिया। और भाई नईम बेटे, तुम्हारा बिजनेस कैसा है? साथ ही उन्होंने अलीमुद्दीन के साहिबजादे का भी मुखातिब किया। उसकी तरह से सबकी तवज्जो रोशी पर से हटाने की कोशिश की थी। फर्स्ट क्लास। ग्राफ ऊंचा ही जा रहा है। कल हमने रिकॉर्ड कंसाइनमेंट रवाना किया। यूँ समझ ले लास्ट ईयर के टोटल के एजा कुल हैं।
बहुत खूब। बाबा साहब एक नज़र रोशी पर डालकर कि आया वो किस कदर मुतासिर हुई है, होनहार फर्जंद को सराहने लगे। उसने दरहकीकत मुतासिर करने के लिए अपना पूरा जोर बेहां सर्व किया था। रोशी नईम की तरफ देखने के बजाय बड़ी बेचारगी से खाने की तरफ देख रही थी। बड़े अब्बा, खाना तो ठंडा हो जाएगा। बल आखिर उससे रहा न गया। टेबल के आखिरी सिरे तक एक हलचल सी महसूस की गई, मगर उसकी बेनियाजी में कोई कमी दिखाई नहीं दी। इसे इस बात का तो 100% यकीन था कि वो जिसकी सिमत तवज्जो से देख लेगी वो अपनी नज़र में मोतबर हो जाएगा, खुद को अहम समझने लगेगा। लिहाजा उसने आखिरी हद तक शौरी कोशिश की कि गलती से भी उसकी नज़र नईम की तरफ ना उठे। ताफ्तान के साथ कोफ्ते खाने के ख्याल से उसके मुंह में पानी आ रहा था। कोफ्ते भी शाही कोफ्ते, ढेरों लवाजमात से तैयार किए हुए। जैसे ही खाना शुरू हुआ वो सरतपा जैसे उस हसीन अमल में गर्क हो गई, सारे माहौल से बेनियाज, बाबा साहब की कुर्बत से बेखबर। आपने अपने बेडरूम में बच्चों की कोई तस्वीर नहीं सजाई हुई? महीन यावर अली खान के हमरा बैठी हुई शाम की चाय पी रही थी। शाम भी क्या, धुंधलकों से रात ही का हियोला उभर रहा था। तवीलो अरीज लॉन, और लॉन के उस पार चारों तरफ बेआबादी और वीरानी। लोग तस्वीरें क्यों सजाते हैं? दिलो दिमाग में उतरी हुई तस्वीरें क्या कागज़ पर उतरी हुई तस्वीर का मुकाबला कर सकती हैं? कागज़ पर उतरी हुई तस्वीर तो जामिद और बेजान होती है, जहन के पर्दे पर जिंदा और मुतहरिक तस्वीर होती है, लहू में उतर जाने वाले बेरहम एहसास के साथ। वो आहिस्तगी से दोबारा सिप लेने लगे। मेरी शामत ने धक्का दिया था कि आपसे सवाल कर लिया, हालांकि मेरे सबकॉन्शियस में ये बात अच्छी तरह उतर चुकी है कि आपके यहाँ होने और ना होने की हर अंदाज की रीज़न मौजूद है। आपसे सवाल या गुफ्तगू तो तकरीबन बेकार है। वो शरारत से मुंह बनाकर बोली, आप तो बगैर रीज़न के किसी की मौत में भी शरीक ना हो। यानी एक हिसाब से आप मुझे मतलबी या गर्ज का बंदा कह रही हैं। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बहुत से काम बगैर वजह के भी लाजमन करना होते हैं, क्योंकि उनके करने से दिल को वो खुशी मिलती है जो गैर मरई, नज़र ना आने वाली तोहफ़ा होती है, जिसके मिलने से इंसान पहले से ज़्यादा ताकतवर और तवाना हो जाता है, या उसकी उम्र में इजाफा हो जाता है। और ऐसी खुशी हासिल होने के बाद इंसान को ये होश ही नहीं रहता कि वो ये जानने की कोशिश करे कि इसकी वजह क्या है। अलबत्ता जब दुख मिलते हैं तब शायद इंसान गुमशुदा खुशी के असबाब वो वजूहात पर गौर करता है, हालांकि अक्सर वो उसकी समझ से बालातर ही होते हैं। महीन तकरीबन अक्का पक्का थी और उनकी सिमत एक टिक देख रही थी। यावर अली खान को जैसे अंदाज़ा था जब उसकी हैरत ख़त्म होगी तो वो अपने अंदाज पर शर्मिंदा हो जाएगी। लिहाजा वो सिगरेट केस से सिगरेट निकालने और सुलगाने में मगन हो गए। आपको इस तरह के लतीफ़ जज्बों की पहचान है, यकीन करें मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, वरना ईमानदारी की बात है अब तक तो मुझे बज्जों पर हैरत थी कि वो आपकी दीवानी थी। पत्थर में क्या नज़र आता था माफ़ कीजिएगा। सर आपका फ़ोन है, माँ मुलाजिम ने मुदाखलत की। यावर अली खान फ़ौरन उठ खड़े हुए। भाई ने अपने लिए दूसरा कप तैयार करने लगी। 2 मिनट बाद ही वो वापस आ गए। आपके भाई नुमान अहमद से बात कर लीजिए। महीने जैसे सर पर दौड़ी थी। हवेली में जितनी बार कराची से फ़ोन आया था मुनीब अहमद का था। जब से वो आई थी ये उसका पहला फ़ोन था। उसने वफूर शौक़ से रिसीवर कानों से लगाते ही सलाम किया था और उधर से सलाम का जवाब देने के फ़ौरन बाद उसे फिलफौर कराची वापस पहुंचने के लिए कहा गया था कि जो भी फ़्लाइट है पहली फुर्सत में आ जाए। पापा की तबीयत ख़राब है और परेशान कुन बात यह थी कि नुमान भाई ने मज़ीद कोई बात किए बगैर रिसीवर रख दिया था। अब उसकी परेशानी फितरी थी। वह तकरीबन दौड़ती हुई यावर अली खान के पास आई थी। आप फिक्र न करें, अपना सामान पैक करें, मेरा आदमी आपको छोड़ आएगा, बल्कि जहाज़ में बिठा आएगा। गोया नुमान उन्हें मालूम हो चुका था। मैं नहीं जाऊंगी आपके किसी आदमी वादमी के साथ, आप मेरे साथ चले। मुझे तो इन आदमियों की शक्लों से खौफ आता है। इतना लंबा रास्ता मैं किसी बेढब आदमी के साथ नहीं गुजार सकती। इससे तो बेहतर है मैं अकेली आपकी गाड़ी ड्राइव करके एयरपोर्ट चली जाऊं, बाद में आपका ड्राइवर आकर जीप ले जाए। ये दुनिया 99% बेढब है। क्या बनेगा आपका? अच्छा चले तैयार हो जाए और परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगे। वो कौन? वो बुरा मानकर उनकी तरफ पलटी। आपके पापा। वो खासी उलझन में दिखाई दिए। मेरे पापा आपके कुछ नहीं लगते यावर भाई। उसे जैसे उनके अंदाज पर बहुत सदमा हुआ। आई एम सॉरी, मेरा मतलब है मुनीब अंकल। उनके अंदाज में जान छुड़ाने वाली अजलत थी जिसे वो महसूस कर सकती थी, मगर उसके पास वक्त नहीं था। अब जाहिर है उनके हाथ मशगला लग ही गया था। रोशी का उनके दरमियान चलना फिरना दो भर हो चुका था। जुमलेबाजी जो थी सो थी, इधर उधर कोनों से बाकायदा नगमात नशर हो रहे थे। फूल बखेरो, नगमे छेड़ो, आया है जाने बहारा, सनम आए हैं हमारे वारू वारो चांद सितारे मेरे महबूब पर। लाली और बिया बहुत तरंग और नज़म से गा रही थी। गुलो, तुमने अनारकली देखी है? बड़ा शानदार गीत है उसमें। कौन सा? गुलो अपनी दोस्त को बहुत इन्हमाक से खत लिख रही थी। वहीं क्या है वो जो दिल यहाँ न मिल सके, मिलेंगे उस जहाँ में।
खिलेंगे आरज़ू के फूल जाके आसमां में। हाँ वाकई बहुत प्यारा गीत है। पहला मिसरा गालबन ये है, ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। वो ख़त लिखते लिखते बड़ी सादगी से बोली, आपको हमेशा खुशी के लम्हों में किसी कोने से गम उठा लाया करें। रूबी को गुस्सा आ गया। आज तो बड़ा अच्छा माहौल है, खुशी की घड़ियाँ। देखना कितनी शानदार जोड़ी बनेगी, जो देखेगा तारीफ़ करेगा। बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। शलवार कमीज़ में तो वो एकदम कबायली सरदार दिखाई दिए। मुन्ना ने भी हिस्सा लिया। पूरा नाम गालबन नईमुद्दीन होगा। बिया को पूरे नाम के मसले ने सताया। खुदा के लिए रोशी, तुम अपने बेटों के नाम इस काफ़िए पर मत रखना। मरियम ने बाकायदा हाथ जोड़े। कभी पता चले लाल दीन फलां दीन के नामों का रश लगा हुआ है। वो इस कदर संजीदगी से कह रही थी जैसे रोशी के यहाँ बेटे होने का उसे 100% यकीन हो। रश का क्या मतलब? क्या तुम्हें किसी नजूमी से बताया है कि रोशी के यहाँ 11 बेटे होंगे? जरीन ने ताज्जुब से मरियम की तरफ देखा। अच्छी बात, फ़र्ज़ कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं? मरियम के पास जवाब तैयार था। फिर भी कुछ कम करो, बेटे बहुत ज़्यादा हैं। लाली को इतनी तादाद पर सख्त एतराज़ था। मसलन कितने करूँ? मरियम ने किन अँखियों से रोशी की तरफ देखा। कोई ज़रूरत नहीं कम करने की, थोड़े दिनों की परेशानी होगी। जब बच्चे छोटे हैं, जब जवान हो जाएंगे तो घर भरा भरा लगेगा। रोशी का जो टहका होगा वो अलग, फिर तो रोशी का एक अलग कबीला बनेगा। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद जो इस कबीले ने रखी थी वो सिर्फ 9 मर्दों पर मुश्तमिल था। तानिया ने मालूमात तकसीम की। लगता है रोशी के नसीब में मलका बनना ही लिखा है। जरी ने शरारत से रोशी की तरफ देखा जो उनकी तरफ से पीठ किए बज़ाहिर सो रही थी। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए। जला फिर मेरा दिल, मैं क्या करूं, हाय। चांद फिर निकला। शीनों के पुरसोज आवाज़ इस शोर में भी अपनी जगह बनाए हुए थी। वो आंखें बंद किए गुनगुना रही थी। आपको सिर्फ गमगीन गाने ही क्यों पसंद है? पिया ने बलाखिर पूछ लिया। पसंद है अपनी अपनी, मुझे असल में पायदार चीज़ें पसंद हैं। वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराई। अटेंशन प्लीज़। हिना तकरीबन भागते हुए अंदर दाखिल हुई थी। इलाही खैर, मुना घबराने में सबसे आगे रहती थी, एकदम हॉल गई थी। अभी अभी फ़ोन आया था, पता नहीं कहाँ से। मैं ऊपर थी, बाबा साहब बात कर रहे थे। कह रहे थे मैं बच्चियों को साथ ला रहा हूँ, जुम्मे की सीटें करा लेता हूँ। हिना ने सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए चौंकाने वाली खबर पहुँचाई। आज क्या है? रोशी एकदम उठकर बैठ गई थी। जुम्मे में 2 दिन बाकी हैं। शेनू ने मुस्कुराकर रोशी को जवाब दिया। उसकी जान जल गई। उसका जी चाहा हाथ जोड़कर दरख्वास्त करे कि खुदा के लिए आप मुस्कुराया ना करें, बिला वजह का खर्च काहे को है। वो उठ खड़ी हुई। कहाँ चल पड़ी? गुलो ने ख़त मुकम्मल करते करते उसे टोकने की फुर्सत निकाली। सामान पैक करने। शीनो फिर बोली। रोशी खामोश रही। इतनी जल्दी? अभी तो हमारा दिल भी नहीं भरा। लाली बसूरी। यहाँ है क्या सिवाय नज़ले के? मैं तो जिस दिन से आई हूँ नज़ला ज़ुकाम ही पीछा नहीं छोड़ रहा। भूख भी नहीं लगती, रंग अलहदा काले हो रहे हैं। रोशी ने तनक कर लाली को टोका। ठीक कह रही है रोशी, एक हिसाब से तो वाकई यहाँ कुछ भी नहीं है। शीनो ने हंसकर तायद की। रोशी पेशा वराना बाल झटकती बाहर निकल गई, कुछ आइंदा पर छोड़कर। हेलो जी, महीन बात कर रही हूँ। जी, कैसी तबीयत है आपके पापा की? वो अपने ऑफिस से बात कर रहे थे। ठीक नहीं है। मेरा दिल चाहा आपसे कहूँ आप यहाँ आकर मुझे इन हालात में मोरल सपोर्ट दें। मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी आवाज़ रंध गई। आप तो बाहिम्मत है, ऐसे ना करें। नुमान कहाँ है? वो अस्पताल में है, पापा के पास। यावर भाई, मेरा दिल डूब रहा है। वो रो दी। ऐसे क्यों सोच रही है? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। टेक इट ईजी प्लीज़। आप आएंगे? आप यहाँ के हालात देख कर गई हैं। आपको तो दिल रखना भी नहीं आता। कितने रहम हैं आप। सच कितना ही बेरहम क्यों ना महसूस हो, झूठ से ज़्यादा बेरहम नहीं होता। आपको बरिस जमा होने के सारे हुनर आते हैं। महसूस हो कर रही थी। सच्चाई और अयारी के फ़र्क को पहचानना सीखिए माहीन। वो जैसे जिद हो गए। घबराइए नहीं, सोचिए तो बहुत फासले, सोचिए तो फासला ही नहीं, मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। यावर अली ने रिसीवर रख दिया था। सफ़र तो बड़ा खामोश और पुरसुकून था कि बाबा साहब और बड़े अब्बा हमरा थे। लड़कियां खामोश और पुरसुकून रहने पर मजबूर थी, मगर जैसे वो अपने ठिकाने पर पहुंची एक हंगामा शुरू हो गया। अपनी माँ के गले लग लग कर प्यार हो रहे थे। बहुत ज़्यादा याद करने के यकीन दिलाए जा रहे थे। रोशी थोड़ी देर एक तरफ खड़ी सबको देखती रही, जाने क्या सोच रही थी। बड़ी अम्मी आगे बढ़ी और उसके सर पर प्यार किया। अच्छी तो है मेरी बेटी, इधर कोने में क्यों खड़ी है? वो बेजारकुन अंदाज में उनके पास से हट गई। ठीक हूँ, मुझे होना भी क्या है, और जो कुछ हो चुका है वो सब आपको सुबह होने से पहले पहले बता देंगी, तसल्ली रखिए। वो बाहर निकल आई। मामा बिल्ली कुछ किचन की तरफ ट्रॉली धकेलती जा रही थी। मामा जी बीबी। वो ठहर गई। जवाद भाई को बुला दे, कहिए जल्दी आइए। मैं इधर बाग में सीढ़ियों पर बैठी हूँ। वो हुक्म सादिर करके बाग की तरफ बढ़ गई। कुछ देर टहलती रही, फिर सीढ़ियों पर बैठ गई। 5-7 मिनट बाद उससे जवाद आता दिखाई दिया।
अस्सलाम वालेकुम भाई। उसने उसी अंदाज में बैठे बैठे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो उसके बराबर बैठ गया। कैसा वक्त गुजरा कराची में? उसने रोशी के उतरे हुए चेहरे पर तफसीली नज़र दौड़ाई। सेंट्रल जेल से सब जेल में चले गए थे। वो तल्खी से हंसी। ये हमारा माहौल है। जो बच्चा इस माहौल में पैदा होता है इसी माहौल का आदी होता है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ लेती? इस तरह खुद से सबको बदजन करके मिलेगा भी क्या? आप यहाँ खुश हैं? उसने भाई को बगौर देखते हुए सवाल किया। बहुत। इतनी मोहब्बतें, इतनी नेमतें और सहूलतें, और फिर सबसे बढ़कर जो कुछ है हमारा अपना, ये घर, ज़मीन, तमाम दौलत, दुख सुख के सांझी। आप इस घर के मर्द हैं, औरत नहीं है, इसलिए आपको आज़ादी जो बहुत है। उसने भाई की बात दरमियान में ही काट दी। तुम्हें किस तरह की आज़ादी चाहिए? औरत को आज़ादी से क्या सरोकार? वो जितनी पाबंद होती है उतनी ही महफूज होती है। जो औरत जितनी महफूज होती है वो उतनी ही पुरसुकून होती है। औरत के ज़हनी सुकून के तमाम सिलसिले घर से शुरू होकर घर से ही होते हैं। औरत घर में मसरूफ़ रहकर घर को संवारती है, और जितना ज़्यादा घर संवरता है उतना ज़्यादा बाहर सुकून और हुस्न होता है। अब अगर तुम सियासतदान बनना चाहती हो तो बेकार है। जो पहले से सियासत में हैं उन्होंने क्या कर लिया? उन्हें तो मैदान हासिल कर लिया, फिर भी मुल्क वहीं का वहीं है। जो आता वो सबसे पहले ख़जाना खाली सोने की इतला देता है, और हर बार ख़जाना पहले से ज़्यादा खाली होता है। साइंसदान बनकर कुछ ईजाद करना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हें मकसद हासिल करने का रास्ता बताता हूँ। तुम्हारी मदद का वादा करता हूँ। इंसानी खाली सियासतदान या साइंसदान ही तुम नहीं बनना चाहता। उसने तनक कर फिर जवाद को बीच में टोक दिया। तुम्हारे एफएससी में अच्छे खासे नंबर आए थे। पापा ने मुझसे तुमसे पूछा भी था कि डॉक्टर बनना चाहती हो तो बताओ। बताया था ना जी, मगर मैंने इसलिए मना कर दिया था कि डॉक्टर बनकर भी मैंने सिर्फ खानों की खिदमत करना थी। साहब को औरत के जॉब करने से कितनी चिढ़ है पता है आपको? फिर फ़ायदा इतनी मेहनत और मुशक्क़त का। फिर अब क्या करना चाहती हो? वो उसकी सिम देखते हुए कुछ सोच रहा था। फ़िलहाल तो पापा से बात करना चाहती हूँ। मुझे उनके ऑफ़िस का नंबर नहीं पता, आप मिला कर दें। मगर उनसे प्राइवेट बात करना चाहती हूँ। वहाँ लाउंज में वो सब बैठी हैं। बड़े अब्बा बाहर गए हैं। आप उनकी बैठक का ताला खोल कर बात करा दें प्लीज़ जवाद भाई। उसने जैसे मन्नत की। अच्छा तुम बैठो, मैं खोकर से चाबी लेकर आता हूँ। वो जैसे बादल नख्वास्ता उठा। वो पाँव के अंगूठे से टाइल पर कुछ नक्श बनाने में मसरूफ़ हो गई। जवाद जल्दी ही वापस आ गया। आओ। उसने रोशी को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो बड़ी फुर्ती से उठी और उसके पीछे चल पड़ी। फाटक के साथ ही बड़े अब्बा की बैठक थी, जहाँ वो मुलाकातियों से मखसूस औकात में मिला करते थे। जवाद ने इधर उधर देखते हुए ताला खोला। रात के सवा 8 बजे का अमल था। बड़े अब्बा की टेबल पर जदीद तरीन मॉडल का इम्पोर्टेंट टेलीफोन सेट मौजूद था। जवाद ने नंबर मिलाने के दौरान उसे नज़दीकी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो नंबर मिलाकर दोनों हाथ टेबल पर रखकर सर झुकाकर बैठ गई। सेट से टून आ रही थी जिसे रोशी भी सुन रही थी। टून का आहंग तब्दील हुआ और जवाद ने तेज़ी से रिसीवर उठा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, मैं जवाद बात कर रहा हूँ। ये रोशी आपसे बात करना चाह रही है, खासी डिस्टर्ब है। अब आप इसी से पूछ लीजिए। लो बात करो। उसने रिसीवर रोशी की सिम बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम पापा। उसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी भरा गई। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आंसू रुखसारों पर झलक आए। खाला कहाँ है? चली गई। इतनी ज़्यादती पापा, मेरे हिस्से में माँ की मोहब्बत नहीं आई तो क्या खाला भी नहीं? पापा आपने मेरे साथ इतनी ज़्यादती किया कि मेरा जी चाहता है कि मैं मर जाऊँ। वो रो रही थी। अभी हम कराची से वापस आए तो मुझे एहसास और ज़्यादा हुआ कि आपने मेरे साथ कितनी ज़्यादती की। जब हम अंदर आए ना पापा, तो वो सब अपनी अपनी माँओं से लिपट गए। मेरी तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं आया। सबकी पोल खुल गई। वैसे कितना प्यार जताती हैं सब, और क्या बड़ी अम्मी मुझे गले नहीं लगा सकती थी, सिर्फ सर पर हाथ फेर कर चली गई। तब मुझे एहसास हुआ आपने मेरे साथ कितना जुल्म किया। आप मुझे दूसरी माँ लाकर नहीं दे सकते थे? वो सिसकियाँ ले रही थी। जवाद ने सर पीट लिया था। जी ठीक है, दूसरी माँ की मोहब्बत की गारंटी नहीं होती। वो मुझे गले से ना लगाती तो क्या हुआ, मैं खुद उनके गले से लग जाती। जी मुझे पता है आपको मेरी इन बातों से गुस्सा ही आएगा, मगर मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि अब कोई बात दिल में नहीं रखूँगी। हर बात आपसे कहा करूँगी। आपको मुझ पर कितना ही गुस्सा है, मगर मुझे शूट तो नहीं कर सकते। बता रही हूँ आपको। फ़ोन क्यों किया है? पहले ये बताइए कि एज ग्रुप में फ़र्क हो तो क्या शादी मायूब होती है? ये उल्टी सीधी बातें नहीं हैं पापा, प्लीज़ आप मुझे जवाब दें। मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल भी मायूब नहीं। मतलब ये है पप्पा, आप खाला से शादी कर ले। उसने धमाका कर दिया। टोन भी सिली रोशाने। जवान ने लपक कर माउथ पीस पर हाथ रख दिया। अब मुझे बात करने दे भाई, प्लीज़। तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रही हो? पापा तुमसे सख्त नाराज़ हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे तुमसे। जवान ने माउथ पीस पर उसी तरह हाथ रखा हुआ था कि दूसरी तरफ से रिसीवर रखने की वाज़ेह आवाज़ सुनाई दी। उसने गहरा सांस लेकर रिसीवर जवाद ही को थमा दिया। आप बहुत ख़राब है भाई, मुझे पापा का जवाब तो सुनने देते। हाँ नहीं तो। असल बात यह कि आज तक किसी के लिए पुरखुलूस और पक्की कोशिश ही नहीं की।
वो बसूर कर बोली, ये लोग ज़रा सी ज़बरदस्ती करते पापा के साथ और हमारा भला हो जाता। तुम करोगी पापा के लिए कोशिश? नॉनसेंस। अच्छा अब उठो, बड़े अब्बा ना आ जाए। और हाँ सुनो, ये गले लगाने और ना लगाने का किस्सा तुम्हें पापा के इल्म में नहीं लाना चाहिए था। वो डिस्टर्ब हो गए होंगे। अगर हमारी मम्मी नहीं रही तो इसमें उनका क्या कसूर? और जवाद उसके पीछे पीछे चलते हुए कह रहा था, पता नहीं इस हवेली के मर्दों के सीने में दिल ही नहीं होते शायद। आप कभी भी मिस नहीं करते अपनी माँ को। हैरत है, शायद आपको मुझसे भी मोहब्बत ना हो। वो वापसी के लिए अंदर की जानिब बढ़ते हुए कह रही थी, रुशाने क्या हो गया तुम्हें? हर एक पर शक करने लगी हो। जवान ने उसका बाजू थामकर उसे जाने से रोका। आपको मेरा ज़रा भी ख्याल होता तो आप मुझे पापा से सारी बात करने देते, बल्कि मेरी हाँ में हाँ मिलाते, साथ मिलकर पापा को प्रेस करते और कहते आपको शादी ज़रूर करना चाहिए। दिमाग ख़राब नहीं है मेरा तुम्हारी तरह। अंदर वहाँ किसी से जिक्र ना कर देना, गलती से तमाशा बन जाएगा। मगर मुझे रोना आ रहा है, अगर मैं रो पड़ी तो सब पूछेंगे और इस वक्त मैं सबसे जेलस हो रही हूँ और दिल कर रहा है सबके सर फाड़ दूँ। उसने रुककर जवाद को पूरी सच्चाई से अपने अंदरूनी एहसासात से आगाह किया। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। रोशी, जी भाई, आओ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। आओ शाबाश। उसने नज़रें उठाकर भाई की तरफ देखा। रिश्ता भी फितरी था, जज्बा भी फितरी, और उसे ये भी समझ में आ रहा था कि वो उसे बहलाना चाहता और क्यों बहलाना चाहता ये भी। अंदर बड़ी अम्मी को बताओ कि हम ज़रा 1 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। उसने जेब को छूकर चाबी की तलाश की। खोकर, जी बीबी। जाओ ज़रा बड़ी अम्मी को कह दो कि मैं जवाद के साथ बाहर जा रही हूँ। और हाँ सुनो, ये बारी नज़र नहीं आ रहा? जवाद चाबी लेने अंदर की तरफ जा रहा था। उसने आहिस्ती से दरियाफ्त किया, वो यहाँ नहीं है, सराय गए हुए हैं। कब से? कल गए थे। वो जाने किस ध्यान में चली गई थी। जवाद ने वापस आकर मुखातिब किया तो वो चौंक गई थी। जब रोशी का फ़ोन आया तो वो बहुत थक कर बिस्तर पर लेटे थे। जवाद की आवाज़ सुनकर वो ज़रा चौंक गए थे, मगर रोशी की आवाज़ सुनकर वो वाकई खासे परेशान हो गए थे, क्योंकि रोशी का रात के वक्त फ़ोन आना अपने अंदर बहुत सारे मायने रखना था। वो वैसे भी उसकी तरफ से मुतफक्किर ही रहते थे, और अब जबकि वो अपना दुख कह चुकी थी, फ़ोन खामोश हो चुका था, मगर रूम में एक शोर बरपा था। जवाद ने उन्हें कभी एहसास नहीं दिलाया था कि वो माँ को मिस करता है। शायद वो बहुत गहरा था, मगर रोशी ने कई बार उन्हें लाशऊरी तौर पर एहसास दिलाया था कि वो माँ के बगैर नामुकम्मल है। उसे बहुत ज़्यादा इस बात का कलक है कि उसकी माँ नहीं है। उन्होंने सिगरेट लगाकर सर बाजू के नीचे रख लिया। आज उनको यकीन हो गया था कि रोशी जिस्मानी तौर पर ज़रूर बड़ी हुई है, मगर उसका जहन हनूस बच्चों जैसा है। इस उम्र में उनसे माँ की फरमाइश कर रही है, जबकि अब खुद इस काबिल हो चुकी है कि शादी करके अपनी घर गृहस्थी संभालें। माहीन का तसव्वुर करके वो जैसे अपने आप से भी शर्मिंदा हो गए। नॉनसेंस, रोशी सिली गर्ल। उन्होंने गहरा कश लगाया। महीन का हयोला नए रंगों में तहलील हुआ। अब नाज़नीन अपनी चोटी में बल डाल रही थी। उसके सफ़ेद हाथ स्याह बालों पर इस तरह लग रहे थे जैसे रात के वक्त झील के पानी पर कवल। कमरे में उसकी गुनगुनाती हुई हंसी गूंजने लगी। उसके गहरे रंग के मलबूत से उठने वाली खुशबुएं उनके असाब चटखाने लगी। वो इधर उधर यहाँ वहाँ मुतहरिक हो गए। वो उठकर बैठ गए, फिर बिस्तर से उतर कर आए, खिड़कियों के पर्दे सिरकाए, दरवाज़ा खोल दिया। उमरदीन, उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी। जी साहब। वो फ़ौरन आ मौजूद हुआ। अच्छी सी चाय बना लाओ। उन्होंने उसकी तरफ देखे बगैर हुक्म दिया और आगे बढ़कर सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा ऐश ट्रे में मसल दिया। यावर, आप शादी में नहीं आए ना, तो मैं ये सब कपड़े नहीं पहनूंगी। मैं जब एहतमाम से तैयार होती हूँ तो दिल चाहता है आप मौजूद हो। आप नहीं होते तो मेरा दिल हर शय से उचाट रहता है, बाल बनाने तक को जी नहीं चाहता। वो अपनी बहन शाहीन की शादी में जाने की तैयारी करते हुए उनसे मुखातिब थी। और फिर जवाद को आपकी इतनी आदत है कि वहाँ मुझे बहुत डिस्टर्ब करेगा, हालांकि दिन भर में मुश्किल से कोई आध घंटे को मुयस्सर आते हैं, फिर भी आपको इतना पहचानने लगा है। वो वार्डरोब से कपड़े निकाल कर सूटकेस में डाल रही थी। अब इतना बेवकूफ़ मत बनाओ, वो बेचारा बच्चा है, उसे सिर्फ आपकी आदत है मोहतरमा। आप मुझे औलाद के ज़रिए मज़ीद ब्लैकमेल ना करें। जब एतराफ़ इश्क है तो फिर अना कैसी? सीधे सीधे कहिए, आपका हमारे बगैर दिल नहीं लगता। वो उसे तंग कर रहे थे और उसके चेहरे पर कैसे कैसे हसीन रंग बिखर रहे थे। वो सर झटक कर दूसरा सिगरेट सुलगाने लगे। उनकी आंखों की सुर्खी गहरी हो गई थी। उनके चेहरों पर जो तासुर था वो इतने गहरे और नाकाबिले फ़हम थे कि उन्हें समझा नहीं जा सकता था, सिर्फ खौफज़दा हुआ जा सकता था। वो फ़ोन की तरफ बड़े नंबर मिलाया। यस, यावर अली स्पीकिंग। यकीन न करने की वजह, मैं कोई मावराई मखलूक तो नहीं हूँ, ना ही कोई दूसरा स्यारा मेरा वतन है। कैसी तबीयत है अंकल की? बाज़ औक़ात नज़रअंदाज भी कर दिया करते हैं, गलती से कह दिया था। आपके पप्पा? बहरहाल आप ज़्यादा परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ देर के लिए ही सही आपके पास पहुँच जाऊँ। आप हैरान क्यों होती हैं? भाई जो कहा था आप आज की बात करें, अभी की बात करें। नहीं नहीं, हकीकत में मैं ही हूँ, कोई और नहीं। यकीन नहीं आ रहा तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? आप इंतज़ार करेंगी, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक्स अ लॉट माय डॉटर।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। उन्होंने तकिया के नीचे से अपना पर्स निकाला और खोलकर रोशी की तस्वीर अपने होंठों से छुआ। वो रोशी की पहली सालगिरह की तस्वीर थी और बरसों से उनके पर्स में रहा करती थी। इतने सालों में जाने कितने पर्स वो बदल चुके थे, मगर तस्वीर वही थी। वाइट नेट की सुर्ख कॉलर वाली फ्रॉक में इंतहाई सेहतमंद रोशी मुँह बसोर रही थी। मुलाजिम चाय ले आया था। उमरदीन, जी साहब, देखो जुमा को ड्राइवर को साथ लेकर दरिया बस्ती चले जाना और रोशी बीबी को ले आना। और मुलाजिम तमाम अरसा मुलाजमत में पहली बार उन्हें किसी को घर से बुलाते देख रहा था। हाँ इधर, उन्होंने बड़ी गहरी सोच में डूबे डूबे जवाब दिया और चाय की प्याली उठा ली। और बड़े खान, मैं यहाँ से फ़ोन कर दूँगा, अब तुम जाओ। उन्होंने उसकी बात काट कर उसे जाने का इशारा किया और साइड टेबल पर बाईफोकल ऐनक उठाकर अपनी नाक पर टिकाई और एक फाइल का मुतालिया करने लगे। चेहरे पर इंतहाई दर्जे का सुकून तारी था। वो अलील सुबह बेदार हो गई थी। नमाज़ पढ़कर अपनी किताबें उठाई और बाग का रुख किया। सामने ही बाबा मामा बिली ट्रॉली लिए गेस्ट रूम की तरफ जाती दिखाई दी। किसके लिए चाय ले जा रही है मामा? उसने रुककर ट्रॉली पर नज़र डाली। मेहमान आए हैं। क्या खाला वापस आ गई? उसने पै दर पै सवाल कर डाले। नहीं बीबी, खाला कैसे इतनी जल्दी आ सकती हैं? कराची से अलीमुद्दीन साहब आए आज सुबह 5 बजे। उनके लिए ले जा रही हूँ, वो सादगी से बोली। अलीमुद्दीन ये क्यों आ गए हमारे पीछे पीछे? उसका माथा ठनका। अकेले आए हैं? उसने घबराकर उनकी शक्ल देखी। मामा ने बगौर उसकी सूरत देखी। और भी किसी को आना था उनके साथ? वो उल्टा सवाल करने लगी। अब मुझे क्या पता ये बारी कब आएगा, क्या आफत आई है सराय में? वो झुंझला गई। ये तो बड़े खान ही जानते होंगे। वैसे खान कह रहे थे हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे। एक तो इसने तोपों में गोले डालना होते हैं, कोई काम ही नहीं होता इसके बगैर। इसका फ़ोन आए तो मुझे बताइएगा। एक तो काका जान के यहाँ डायरेक्ट फ़ोन नहीं मिलता, अटेंडेंट मिठाया हुआ है, मर्जी होती है तो मिलाता है वरना नहीं। कभी वहाँ होता है तो मैं ट्राई करती हूँ, मगर पता चलता है वो लॉम पर गया हुआ है। मामा उसे जाते हुए देखती रही और वो आगे बढ़ गए। वो एक कोने में किताब खोलकर तो बैठ गई थी, मगर ज़हन अब एक ही सोच के गर्दाब में फंस चुका था। अलीमुद्दीन साहब किस सिलसिले में आकर बड़ा जमान हुए? क्या होने वाला है? अगर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए तो वो क्या कर सकेगी? बारी क्या करेगा? वो पापा से क्या कहेगी? किस तरह कहेगी? बाबा साहब पापा की बात मान लेंगे? क्या पापा उनके सामने मेरे हक़ में बोल सकेंगे? फिर मैं पापा को क्या कहूँगी कि मुझे सज़ा दी जा रही है? अगर बाबा साहब महज मेरी शादी करना चाहते तो घर में ही किसी से करते। वो मुझे ख़ानदान से निकाल देना चाहते हैं। मैं ईंट से ईंट बजा दूँगी कि मैं भी फिर उन्हीं की पोती हूँ। उसने जैसे मौसम इरादा कर लिया था। अंदर आ जाओ यार, तुम्हारी तरह भी कोई अपना दुश्मन ना हो। लाल खान आरिफ को थामे घर में ला रहा था। बालू, दूध में हल्दी डालकर ले आओ। तुम्हारे देवर साहब अस्पताल की सीढ़ियों से गिर पड़े। दर्द तो नहीं कहीं? जान मास तुम में रहा नहीं कहीं? लाल खान तरहम अमेज़ अंदाज में उसे एक पलंग पर टिकाकर टिकने लगा। और कोई हमारे लायक खिदमत? जख्म होते 1-2 तो फिर रफू की बात थी। इस दिल सदे चाक का सीना परोना छोड़िए। वो तकिया दुरुस्त करके गिरने के अंदाज में लेट गया। बालू बावर्ची खाने में थी। उसने लाल खान का हुक्म सुनकर दूध एक गिलास में डालकर हल्दी मिलाना शुरू कर दी थी। फिर कुछ सोचकर बावर्ची खाने से बाहर आ गई। दूध में चीनी भी मिला दूँ? उसने वहीं से लाल खान को मुखातिब किया। लाल खान सोच में पड़ गया। पता नहीं हल्दी वाले दूध में चीनी मिलाते हैं या नहीं। रहने दो, ऐसे ही ले आओ। बल आखिर वो किसी नतीजे पर पहुँच कर बोला। बालू अंदर नहीं आई। दरवाजे पर अंगूठी से दस्तक देकर उसने लाल खान को मतवज्जे किया। वो उठ कर गया और गिलास लेकर वापस आ गया। भाई अंदर आ जाया करो, पर्दा वर्दा नहीं करना, अपना यार और फिर बेचारा है, बेहाल है। लाल खान ने मुस्कुराकर आरिफ उठाते हुए बालू से कहा और गिलास आरिफ के होंठों से लगा दिया। कितनी मर्तबा कहा, अपना इलाज करा लो, लग कर सेहत ठीक होगी तो ज़िंदगी भी अच्छी लगने लगेगी, घर भी बच सकता है। एक बार ज़िंदगी है, कोई रोल रहे हो, क्यों रोल रहे हो? देखो बस अपना ध्यान रखना शुरू कर दो, ठीक हो जाओगे। जहाँ कहोगे बारात ले जाऊंगा। लाल खान दर हकीकत बड़े स्वभाव से हक़ दोस्ती निभा रहा था। गिलास आरिफ के होंठों से लगा हुआ था। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता दूध पी रहा था और इस अमल से भी जैसे थक गया था। सांस तेज तेज चलने लगी थी। अच्छा आज तो तुम मुझे बताओ, वो कैसी थी, कौन थी, ताकि जब तुम्हारे लिए कोई लड़की तलाश करूँ तो उसी नमूने की ढूंढूँ। वो आरिफ को बहलाने लगा। आईना क्यों ना दूँ कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। वो हंस दिया और हाथ से गिलास परे करके फिर लेट गया। आज आप दोपहर को घर पर ही होंगे या पकाऊं? क्या पकाऊं? बालू दरवाजे के बाहर खड़ी लाल खान से पूछ रही थी। अंदर आकर अपने देवर से पूछ लो, हम तो उम्र भर अब तुमसे पकवा कर खाते ही रहेंगे। बालू मियाँ के कहने के बावजूद अंदर नहीं आई। अरे अंदर आ जाओ, भाई पे बेचारा तोपों
तो यूं भी आंखें बंद ही रखता है। लाल खान हंस रहा था। वालू झिझकती हुई अंदर आ गई, मगर इस जगह खड़ी हुई जहाँ से आरिफ की नज़र बराह रास्त उस पर न पड़ सके, मगर वो लाल खान और आरिफ को बआसानी देख सके। अब खुद पूछो, क्या खाना पसंद करेंगे आपके देवर साहब? लाल खान आजकल बहुत खुश था, ख्वामख्वाह शौक हुआ जाता था। आपके लिए क्या पकाऊं आरिफ भाई? बालू की आवाज़ कांप रही थी, न जाने क्यों। अरे क्यों हमारे नखरे उठा रहे हैं आप लोग? अब हम उन बातों के आदी नहीं हैं। मोहब्बत से, अनायत से, वफा से चोट लगती है। बिखरता फूल हूँ, मुझको हवा से चोट लगती है। मेरे यार इतने शेर याद करने के बजाय मुकाबले के इम्तिहान में बैठ जाते तो आज कहीं सरकारी अफसर लगे होते। लाल खान अपनी नौबहाता बीवी पर नजरें करम डालकर बहाने बहाने से हंसने लगा। भाई हम आज भी अफसर हैं, अपनी अपनी समझ की बात है। ऐसा करो, मछली के कबाब बना लो और मुर्गी के टिक्के। ये मेरा यार तो यूं ही उल्टी बातें करेगा, इसे खांसी बहुत आती है, इस चीज़ें के लिए अच्छी है। यार हमारे पेट का जहन्नुम तो कब का ठंडा हो चुका, अब तो इसमें आँच ही नहीं आती। क्यों भाभी को काम में लगा रहे हो? लाल खान ने आंख के इशारे से जाने को कहा। तुम तो यूं ही कहते हो, अच्छी चीज़ें खाया पिया करो ताकि जिस्म में ताकत आए। वो आरिफ को कंबल उड़ा रहा था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।